बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आईटी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो मुसलमान मुझ पर रोज़ाना 50 मरतबा दूध पाक पढ़ेगा, बरोज़े क़यामत उससे मुसाफ़ा करूँगा। नाज़रीन, पिछले तमाम प्रोग्रामों के अंदर हम अपने एक प्रोसीजर पर चल रहे थे, लेकिन मुझे कुछ दोस्तों ने, खासतौर पर जो स्टूडेंट लेवल के दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि आपने प्रोसेसर और इनपुट वगैरह के मतलब तो बहुत कुछ बचाया, लेकिन आउटपुट डिवाइसेस के मतलब कोई इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। आज इसी राय को सामने रखते हुए हम आउटपुट डिवाइसेस पर कुछ बात करेंगे। आउटपुट है क्या? सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आउटपुट क्या है। जब हम कंप्यूटर को कोई डाटा फ्राहम करते हैं तो वो तो हम इंस्ट्रक्शंस डाटा इनपुट करते हैं, यानी जो चीज़ें हम कंप्यूटर को फ्राहम कर रहे हैं वो तमाम की तमाम इनपुट हैं। इसके बाद कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस की बेस के ऊपर उसके ऊपर काम करके प्रोसेस करके रिजल्ट तैयार कर रहा है। अब उस रिज़ल्ट के बाद जब वो रिज़ल्ट तैयार हो गया, उस काम के बाद तो वो रिज़ल्ट हमारी तरफ जो आएगा उसके लिए कुछ डिवाइसेस ऐसी होनी चाहिए कि जो डिवाइसेस हम तक वो रिज़ल्ट वहाँ पहुँचाएं। इनपुट के लिए हमने कीबोर्ड को यूज़ किया, माउस को यूज़ किया। इसी तरीके से आउटपुट के लिए, जैसे कि एक बेसिक मीडियम हमारे पास मॉनिटर है कि जो हम काम कर रहे हैं उसकी तमाम रिज़ल्ट जो हमारे सामने आ रहे हैं, सो वो तमाम आलात जिनकी बेस पर कंप्यूटर से तैयार शुदा रिज़ल्ट हम तक पहुंचते हैं वो तमाम आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। और वो जो रिज़ल्ट जो हम तक पहुंच रहे हैं वो आउटपुट है। आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले जो इस्तेमाल होता है वो है मॉनिटर। मॉनिटर का काम हमारे तक अपना विजुअल जो है वो दिखाना कि काम किस तरीके से हो रहा है, क्या रिज़ल्ट बन रहा है, सिस्टम के अंदर क्या काम चल रहा है। हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ऊपर देखते हैं कहाँ पर आइकन मौजूद हैं, कहाँ पर हमारी फ़ाइल ओपन है, कहाँ पर माई कंप्यूटर के अंदर हमारे फोल्डर्स हैं, क्या नाम है। ज़ाहिर है जब तक हम इन्हें देखेंगे नहीं हम काम नहीं कर सकते, हमें पता नहीं चल सकता, हम अंधेरे में तीर नहीं चला सकते। तो इस अंधेरे से बाहर लाने के लिए मॉनिटर इस्तेमाल किया जाता है। मॉनिटर्स को दूसरे लफ्ज़ों में डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। मुख्तलिफ नामों से हम मुख्तलिफ डिवाइसेस के साथ इसको जानते हैं। कहीं पर हम इसे CRT कहते हैं, कहीं पे हम इसे LCD कहते हैं। मुख्तलिफ इनके यूनिट्स हैं, इनके काम करने का तरीका है। सबसे पहले तो एक कार्ड जिसे हम डिस्प्ले कार्ड कहते हैं, VGA, सुपर VGA, ABJ, ये वो कार्ड्स हैं जो हमारे सिस्टम से आउटपुट जो है वो ट्रांसफ़र करती हैं नेक्स्ट मॉनिटर की तरफ। मॉनिटर की पोर्ट जो है वो डिस्प्ले कार्ड की पोर्ट के साथ अटैच है। वो वायर जो है जो मॉनिटर से चल रही है, जिसे हम VGA केबल कहते हैं, मॉनिटर की केबल जिसे कहा जाता है, वो केबल जब मॉनिटर तक आती है तो इससे पहले वो जिस डिस्प्ले अडाप्टर के साथ अटैच है वहाँ से वो सिग्नल्स, वहाँ से वो तमाम जो उसकी डाटाज हैं जिनको उसने आउटपुट करना है वो उसके पास पहुँचाती हैं। सबसे पहले ये काम। उसके बाद जैसे ही वो डाटा जो है वो मॉनिटर की तरफ आएगा तो मॉनिटर की अब जिम्मेदारी ये है कि उस तमाम डाटा को स्क्रीन के ऊपर शो करे। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले कहा कि दो किस्म के मॉनिटर्स हम अभी डिस्कस करेंगे। एक CRT कैथोड ट्यूब और दूसरा LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सबसे पहले कैथोड को देखते हैं। इसके अंदर एक शीशे की वैक्यूम ट्यूब है जिसे हम पिक्चर ट्यूब के नाम से आम TV सेट्स के ऊपर देखते हैं। मॉनिटर जो है वो बेसिकली TV सेट की तरह से एक सेट है जिसके अंदर हम तस्वीर जो है, ग्राफिक्स जो हैं वो देखते हैं। CRT मॉनिटर्स जो हैं इनके अंदर जैसे कि मैंने बताया कि ग्लास ट्यूब है और ग्लास ट्यूब जो है वो कोटेड है फास्फोरस से। फास्फोरस केमिकल जो है, फास्फोरस के ज़रात जो हैं वो मॉनिटर की जो स्क्रीन है उसके अंदर कोटेड हैं। और इनके पीछे एक हमारे पास जो एक आला है जो बीम्स जो डिस्प्ले कर रहा है। जैसे ही कंप्यूटर की तरफ से हदायत मॉनिटर की तरफ पहुंचती हैं तो मॉनिटर बेसिकली 3 कलर्स को डिस्प्ले करता है। उन 3 कलर के मिक्सर के साथ वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम टेक्स्ट, वो तमाम सीन्स जो हैं हमारे सामने डिस्प्ले होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि 3 जो कलर्स हैं उनकी बीम्स आएंगी। उसके बाद वो बीम्स जो हैं वो आपस में मिक्सअप होके
जो एक फास्फोरस का जर्रा है उसके ऊपर पड़ेंगे। अब हमारा जो पूरा मॉनिटर की स्क्रीन है वो मुख्तलिफ फास्फोरस ज़र्रात पर मुश्तमिल है, यानी वो पिक्सल्स जिन्हें हम कहते हैं, वो डॉट जो हैं उनके ऊपर वो पड़ती हैं और वो रोशन होते हैं। अब जो 3 बेसिक कलर्स हैं उनकी मिक्सिंग के साथ हमारे डिफरेंट कलर्स जो वो तैयार होते हैं, उन इन्हीं तमाम कलर्स के साथ वो तस्वीर जो है वो डेवलप होती है। यहाँ पर जब हम CRT पे काम कर रहे हैं तो ये सारा काम फास्फोरस की स्क्रीन जो है उसके ऊपर हो रहा है। उसके पीछे जो मेन हिस्सा है वहाँ से जो रोशनी की लहरें हैं जिन्हें हम रेज कहते हैं वो निकलती हैं और वो स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ तस्वीरें जो हैं वो तैयार कर रही हैं। और ये इतनी तेज़ी के साथ अपना काम करती है कि हमें बिल्कुल ये महसूस नहीं होता कि हर लम्हे एक तस्वीर जो है वो चेंज हो रही है। जैसे हम माउस को मूव करते हैं, जैसे हम किसी एक विंडो को मिनिमाइज करते हैं, उसको मैक्सिमाइज करते हैं, हमें ये बिल्कुल महसूस नहीं होता कि बिल्कुल कोई एक चीज़ जो है वो थोड़े भी लम्हे में यहाँ पर चेंज हुई है, बल्कि यही लगता है कि बिल्कुल हमारी जो मूवमेंट है वो सिर्फ एक ज़र्रा जो है या सिर्फ एक पॉइंट जो है वो हरकत कर रहा है, माउस का एक पॉइंट हरकत कर रहा है, या मिनिमाइज या मैक्सिमाइज में जब विंडो चलती है तो वो एक चल रही है, जबकि पूरी की पूरी स्क्रीन जो है वो हर लम्हे नई तैयार हो रही है। ये स्पीड है जो मॉनिटर जो है उसकी स्क्रीन के ऊपर तैयार होती है, जैसे टीवी के ऊपर होता है। दूसरी तरफ हम अगर LCD में चले जाते हैं तो LCD के अंदर पहली बात तो यह है कि वहाँ पर कोई कैथोड ट्यूब नहीं है। LCD लिक्विड क्रिस्टल्स जो 2 ग्लास शीट्स हैं इनके दरमियान में लिक्विड क्रिस्टल जो है वो भरा है, और इस लिक्विड क्रिस्टल को मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस जो हैं जो तस्वीर के हिसाब से वो ट्रांसफ़र होंगे और उनके साथ उनके अंदर कलर्स और पिक्चर्स जो है वो चेंज होंगी। अब जो हमारे नॉर्मल मॉनिटर्स हैं ये शेप में काफ़ी बड़े हैं, लेकिन जो LCD यूज़ करते हैं LCD मॉनिटर्स जिनके पास, उनको पता है कि ये शेप में बहुत स्लिम है, इसके बाद वज़न में बहुत कम है, एक्सपेंसिव हैं। LCD मॉनिटर्स जो हैं वो CRT मॉनिटर की निस्बत कीमत में एक्सपेंसिव हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी है कि इनका डिस्प्ले उस डिस्प्ले की तरह नहीं है। डिस्प्ले में भी काफ़ी फ़र्क है, वेट में काफ़ी फ़र्क है, पोर्टेबल है, बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए जा सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है लिहाजा महंगी है। लेकिन जहाँ पर हम ये बात करते हैं कि CRT और LCD दोनों मॉनिटर्स के ऊपर काम करने वाले देखते हैं कि दोनों में काफ़ी फ़र्क है। CRT पर काम करना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, खासतौर पर जो ग्राफिक्स पे डिज़ाइनिंग करते हैं वो CRT पर काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसका रिज़ल्ट जो है बहुत शार्प है, इसके ऊपर रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी क्लियर है। अब आप LCD की मुख्तलिफ मिसालें जो हैं वो आप लैपटॉप के साथ भी देखते हैं। लैपटॉप के साथ जो LCD है वो भी सेम इसी तरीके पर काम करती है, सिर्फ ये कि वो अलग पैनल पे नहीं है, एक ही पैनल पे, यानी LCD जो है वो आपके लैपटॉप के साथ अटैच है, अदरवाइज सारे फंक्शन जो है वैसे ही हैं। तो यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल जो है उसको चार्जिंग के ज़रिए से रिजल्ट बनता है। आउटपुट का दूसरा मीडियम जो है वो प्रिंटर्स हैं। जो मॉनिटर्स हैं, चाहे वो LCD है, CRT है, जो भी डिस्प्ले यूनिट्स हैं, ये हमें सॉफ्ट कॉपी फ्राहम करते हैं। सॉफ्ट कॉपी के अंदर हमारे पास ये मेथड है कि हम चीज़ देख सकते हैं, हम उसको महसूस करते हैं देख के, लेकिन उसको हम पकड़ नहीं सकते, हम एक जगह से दूसरी जगह विदाउट मॉनिटर उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप CRT मॉनिटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए देखने में तो फ़र्क है, लेकिन जो मेन चीज़ आप चाहते हैं कि एक चीज़ आप एक जगह से दूसरी जगह विदाउट एनी मॉनिटर, विदाउट एनी डिवाइस लेके जाएं, यानी आप पेपर्स पे लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उस पेपर को प्रिंट करना होगा। तो प्रिंटर हमारे पास वो डिवाइसेस हैं जो हार्ड कॉपी हमें प्रोवाइड करती हैं। प्रिंटर्स भी हमारे पास 2 किस्म के हैं, एक को हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, दूसरे को नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो है यहाँ पर ये बताता चलो कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ये कुछ पुराने लेवल के प्रिंटर्स हैं। जैसे टाइपराइटर काम करता था, टाइपराइटर में एक इंक रिबन जो है वो काम करता है। इंक रिबन के ऊपर जब टाइपराइटर की जो है वो स्ट्रिक करती है तो उसके ऊपर जो उभरे हुए लफ्ज़ हैं वो कलर रिबन की वजह से, जो कि गीली है, इंक रिबन है, वो पेपर के ऊपर जो है वहाँ पर अपना असर छोड़ेगी, इम्बोजमेंट देगी, स्ट्रिक करेगी। तो इस तरह के जितने प्रिंटर्स हैं जो रिबन की बेस पे या इंक की बेस के ऊपर जहाँ पर स्ट्रिक करके काम किया जाता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, यानी अपना असर छोड़ते हैं, इम्पैक्ट छोड़ते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर हमारे पास जो प्रिंटर्स हैं उनमें डेजी व्हील प्रिंटर है, उनके अंदर हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं, उनके अंदर हमारे पास प्लॉटर्स हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर के काम करने का असूल क्या है।
इम्पैक्ट प्रिंटर का काम करने का असूल ये है कि हर प्रिंटर के अंदर अपना एक प्रोसेसर है जो उस तमाम फाइल को जो या उस पेज को, उस तस्वीर को, उस टेक्स्ट को जो कंप्यूटर की तरफ से प्रोवाइड किया गया है कि इसको प्रिंट करना है, उसको वो नेक्स्ट आगे ट्रांसफर करता है पेपर की तरफ। उसके लिए सबसे पहले वो प्रोसेसर के ऊपर जो है वो कमांड पहुंचती है, प्रोसेसर के हिसाब से वो नेक्स्ट आगे काम। डेजी व्हील जो है उसके अंदर एक व्हील बना हुआ है जिसके ऊपर तमाम टेक्स्ट जो है, तमाम स्पेल जो है, स्पेल, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं वो बने हुए हैं, खुदे हुए हैं, उभरे हुए हैं। वो उनको उसके ऊपर रिबन की एक खास जगह के ऊपर स्टिक करता है, वहां पे पेपर को लिखता है। जबकि अगर हम चले जाते हैं दूसरे प्रिंटर्स की तरफ, खास तौर पे जो हमारे पास प्रिंटर्स हैं जिन्हें हम डॉट मैट्रिक्स कहते हैं, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स हैं जिनके अंदर छोटी छोटी पिनें जो हैं वो काम करती हैं रिबन के ऊपर। डेजी व्हील सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट कर सकता है, जबकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स जो हैं वो टेक्स्ट के साथ ग्राफिक्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हैं इनके काम करने का असूल ये है कि यहाँ पर कुछ पिनें इकट्ठी एक जगह पर, एक पॉइंट पर मौजूद हैं। वहाँ से जब कंप्यूटर का प्रोसेसर कमांड आपके प्रिंटर के प्रोसेसर को फ्राहम करता है, प्रिंटर का प्रोसेसर इन पिनों की हरकत को कंट्रोल करता है और ये पिनें वक्तन फ़वक्तन रिबन के ऊपर स्टिक करती हैं, पेपर के ऊपर अपना असर छोड़ती हैं लाइन बाय लाइन। आप जो लोग तो ये प्रिंटर यूज़ करते हैं वो जानते हैं कि आवाज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, नॉइसी प्रिंटर्स भी इन्हें कहा जाता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, स्पीड कम है बनिस्बत इम्पैक्ट प्रिंटर्स के, लेकिन यहाँ पर ये आवाज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। और जब खास तौर पे प्रिंटिंग हैवी लेवल की हो, ज़्यादा लेवल की हो, तो फिर तो बहुत ज़्यादा आवाज़, जहाँ पर ज़्यादा प्रिंटिंग हो, मसलन अगर आप कोई तस्वीर प्रिंट कर रहे हैं तो ये जो आपके पिन प्रिंटर भी हमें कहते हैं 24 पिन, 9 पिन, सो ऑन, तो ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हैं क्योंकि ये डॉट्स जो हैं वो छोड़ते हैं, तो डॉट्स के साथ वो जब भी पेपर के ऊपर स्टिक करेगा तो एक खास आवाज़ पैदा होगी और इसके साथ साथ रिबन या हेड दोनों चीज़ों में से एक चीज़ घूमती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स के अंदर दो किस्म के प्रिंटर्स हैं, एक ऐसे जहां पर रिबन फिक्स है एक जगह के ऊपर, वहां पर वो चलता है, यानी रिबन की कैटरेज जो है वो उसके अंदर फिक्स है और हेड जो है वो उस रिबन के ऊपर चलता है। और बाज़ ऐसे हैं कि प्रिंटर का रिबन और हेड दोनों हरकत करते हैं, उनके अंदर छोटी रिबन यूज़ की जाती है और वो दोनों जो है पेपर के ऊपर हरकत करते हैं। इसका मतलब हेड जो है वो तो मुतवातर हेड हरकत करेगा और उसकी हरकत जो है वो भी गरारियों की बेस पे है, वहाँ पर भी आवाज़ बनेगी, जब वो पेपर के ऊपर स्ट्रिक करेगा तब भी आवाज़ बनेगी। इस तरीके से काफ़ी नाइसी है। और इसकी जो पेन्स हैं ये जब पेपर के ऊपर स्ट्रिक करेंगी तो वो इंक रिबन जो है उसके साथ अपना इम्पैक्ट जो है वो पेपर के ऊपर छोड़ेंगे। सेकेंडली, इस जो हमारे पास डॉट मैट्रिक्स हैं इनमें जितनी ज़्यादा पिन, 24 पिन तक अभी तक जो आम यूज़ किया जाता है, तो अगर 9 पिन है या इससे ज़्यादा 24 के दरमियान में, तो 24 का जो रिज़ल्ट है वो सबसे बेहतर होगा 9 पिन की निस्बत, क्योंकि 9 पिन जो है वो उसी फासले के साथ, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि पिक्सल्स जो हैं वो दाने जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आते हैं, जिनके छोटे छोटे दानों के जुड़ने से स्क्रीन बनती है, इसी तरीके से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो छोड़ता है पेपर के ऊपर, वो पॉइंट्स आपस में जुड़ के तस्वीर या टेक्स्ट बनाते हैं। तो इस तरीके से ये एक तस्वीर जो है वो कंप्लीट करता है या एक टेक्स्ट जो है वो कंप्लीट करता है। दूसरी तरफ आपके पास जो ये प्रिंटर्स में अंदर डेजी व्हील प्रिंटर है, तो वहाँ पर वो सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट कर सकता है, जैसे कि मैंने बताया, वो सिर्फ इस वजह से कि उसके ऊपर स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स या स्पेल्स जो हैं वो स्टिक करेंगे पेपर के ऊपर। इस तरह वहाँ तक कोई तस्वीरें जो हैं वो नहीं बन सकती, कोई अगर आप ग्राफिक्स प्रिंट करना चाहते तो वो नहीं कर सकते। इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं, ये सबसे पहली बात तो ये है कि इनके अंदर आवाज़ नहीं है इतनी ज़्यादा। नंबर 2, ये पेपर के ऊपर कोई चीज़ स्ट्रिक नहीं करते, किसी चीज़ के साथ पेपर को टकराते नहीं हैं। इनमें हमारे पास लेज़र प्रिंटर्स हैं, इंकजेट प्रिंटर्स हैं, थर्मल प्रिंटर्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो इंकजेट प्रिंटर जो आम मार्केट में अवेलेबल है ये किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर भी अब लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर, इनमें आवाज़ें तो ज़ाहिर है कम होंगी क्योंकि ये पहले इनके अंदर कोई पेपर के ऊपर स्टिकिंग नहीं है। उसके बाद जो इंकजेट प्रिंटर है इसके अंदर मुख्तलिफ जो इंक्स हैं लिक्विड फॉर्म में मौजूद है और ये पेपर के ऊपर जेट की जाती हैं, फेंकी जाती हैं, इसको स्प्रे किया जाता है और ये पेपर के ऊपर स्प्रे जो है उसको कंट्रोल फिर से प्रिंटर का जो प्रोसेसर है वो करता है। जब वो कंप्यूटर से हदायत ले लेता है तो उसके मुताबिक यहाँ से इंक जो है वो चार्ज होके वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है स्प्रे हो रही है
और ये भी पेपर के ऊपर जब स्प्रे की जाती है तो मिक्सअप, यहाँ पर दो किस्म की कैटरेज होती हैं, एक ब्लैक और एक कलर कैटरेज। कलर कैटरेज जो है वो डिफरेंट किस्म के कलर्स की मिक्सिंग करके जो कलर आप वहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं उसका प्रिंट तैयार करती है। ब्लैक कैटरेज जो है वो ज़ाहिर है ब्लैक कलर को, क्योंकि आमतौर पे ज़्यादा ब्लैक कलर यूज़ किया जाता है, तो ब्लैक टेक्स्ट है, ब्लैक बॉर्डर्स हैं डिफरेंट किस्म की, तो ब्लैक तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगी और डिफरेंट कलर्स जो हैं वो मिक्सिंग के साथ। तो यहाँ पर भी 3 बेसिक कलर्स जो हैं वो उस कैटरेज के अंदर मौजूद होते हैं और चार्जिंग जो है वही उस सबको मिक्सिंग करके उस इंक की चार्जिंग को और उसके बाद पेपर के ऊपर उसको स्प्रे करवाते हैं। लेज़र प्रिंटर्स के अंदर दूसरी चीज़ ये है कि लेज़र प्रिंटर यहाँ पर ना तो जो हम ये कहेंगे कि इंक पे कुछ चार्ज है, इंक जो है वो कार्बन टाइप है, वो चार्ज है ज़रूर लेकिन स्प्रे नहीं है। पहली बात, यहाँ पर पेपर जो है वो एक तरफ से जब पेपर प्रिंटर के अंदर जाता है तो वहाँ पर 2 ड्रम हैं। एक ड्रम जो है वो लेज़र के साथ उसके ऊपर प्रिंटिंग की जा रही है जो कि एक चार्ज बनता है और वो चार्ज और पेपर के साथ चलता है। दूसरी तरफ चार्ज कार्बन है या जैसे हम कार्बन इंक कह सकते हैं, लेज़र इंक कह सकते हैं, वो उस चार्ज हिस्से के ऊपर दूसरी तरफ से उसके साथ कह लीजिए चिमट रही है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है उस तरीके से, क्योंकि वो चार्ज है तो चार्जिंग के साथ पेपर के ऊपर वो प्रिंटिंग कर रही है। दूसरी तरफ जैसे ही वो ड्रम जो है वो घूमता है तो दूसरी साइड से उसके ऊपर जो चीज़ अभी लिखी गई थी वो रेज भी होती जाएगी। इस तरीके से वो ड्रम जैसे जैसे घूमता जाएगा पेपर गुजरता जाएगा और वो दूसरी तरफ से जो कार्बन है, कार्बन इंक है, चार्ज इंक है, वो उसके साथ लगती जाएगी और पेपर प्रिंट होके बाहर आ जाएगा। अब दोनों तरफ से काम जारी है, एक तरफ से ड्रम के ऊपर प्रिंटिंग की जा रही है, दूसरी तरफ से ड्रम के ऊपर से प्रिंटिंग रेज की जा रही है और इस तरीके से पेपर गुजर रहा है और दूसरी तरफ से इंक जो है वो उस लेज़र प्रिंटिंग जो चार्जिंग उसके ऊपर ड्रम के ऊपर दे रही है उसके साथ वो मिक्सअप होकर पेपर के ऊपर प्रिंट हो रही है। इंकजेट के अंदर से जब पेपर निकलता है तो उस वक्त वो गीला होता है, उसकी इंक जो है वो अभी थोड़ी सी वेट है, उसको सुखाना पड़ता है। जबकि लेज़र के अंदर से जब पेपर निकलता है तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है और वहाँ पर आप पेपर जो है फ़ौरन वहाँ से निकलने के बाद आप उसको यूज़ कर लेते हैं। तो नाज़रीन, इस तरीके से हमारे पास जो प्रिंटर्स हैं वो काम करते हैं या जो मॉनिटर्स हैं वो काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि आउटपुट डिवाइसेस जो हैं इनके मतलब कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स जो जानना चाहते थे उनकी बहुत सी कह लीजिए कि तवक्कुआत जो हैं वो पूरी हुई होंगी। सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि हमारे आज के प्रोग्राम के जो स्पॉन्सर्स हैं, मेन स्पॉन्सर्स जिससे हम कहना चाहिए कि एप्लेट कंप्यूटर सिटी प्लाजा से मियाँ कैसर साहब और आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिटी प्लाजा से, ये वो 2 हमारे स्पॉन्सर्स हैं जो कि इस वक्त हमें सिर्फ मैं यहाँ पर उन स्पॉन्सर्स के नाम ले रहा हूँ जो आईटी फील्ड के साथ हैं, जो आईटी की फील्ड से रिलेटेड हैं, अदरवाइज दूसरे स्पॉन्सर्स तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। तो नाज़रीन, यहाँ तक तो हमारा वो एक स्केड्यूल जो चल रहा है जिसके अंदर हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एक बेसिक काम कर रहे हैं। उसके बाद आपके क्वेश्चंस हैं। हमारे एक दोस्त हैं कासिम अली साहब, इनका SMS था मुझे और कासिम अली साहब ने ट्रोजन्स के मुतालिक पूछा था कि ट्रोजन्स क्या सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ट्रोजन्स कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये वो हैकिंग नहीं है जो बड़े लेवल की हैकिंग है, वेबसाइट्स हैक करना या दूसरी तरफ से दूसरों के ईमेल अकाउंट्स हैक करना, वो भी हो सकते हैं। जब आपका एक कंप्यूटर हैक हो जाएगा तो उसके बाद आपके कंप्यूटर पे जो भी काम होगा वो दूसरे की नज़र में रहेगा। ट्रोजन्स जो हैं ये यहाँ पर मैं 2 ट्रोजन्स के नाम आपको बता सकता हूँ, सब7 और नेट बस। अब ये ट्रोजन्स जो हैं ये काम किस तरीके से करते हैं, जैसे अगर आपको याद हो पिछले बहुत से प्रोग्रामों में हमने ये बात अक्सर डिस्कस की है कि स्पाईवेयर्स प्रोग्राम्स जो हैं वो एक फ़ाइल आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और वो फ़ाइल मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ तरीके के साथ अपनी कंपनी या अपने यूज़र की तरफ आपकी फ़ाइलें ट्रांसफ़र करती है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का काम है। ये सॉफ्टवेयर जो है ये 2 फाइलों पर मुश्तमिल होते हैं। एक फ़ाइल को क्लाइंट फ़ाइल कहा जाता है, दूसरे को सर्वर फ़ाइल जो है वो उस कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाए जहाँ से डाटा हासिल करना है, तो क्लाइंट उसके साथ कनेक्ट होके वहाँ का डाटा मुख्तलिफ किस्म के काम जो है वो हासिल कर सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये फ़ाइल आपके कंप्यूटर में आएगी कैसे। जाहिर है अगर क्लाइंट की जो फाइल है वो उसको सर्वर नहीं मिलेगा तो आपके कंप्यूटर से अटैच नहीं हो सकेगा। तो सबसे पहले तो सर्वर फाइल आपके कंप्यूटर में आनी चाहिए। इंटरनेट यूजर्स जो हैं उनके लिए खास तौर पे जब वो किसी भी चाहे
क्लाइंट के ऊपर काम, दोस्तों के साथ चैट कर रहे हैं, कोई नया यूज़र मिलता है तो उसको देखने के लिए उसकी तस्वीर आप डिमांड करते हैं, तो यहाँ देखिए कि वो आपको जो तस्वीर सेंड कर रहा है वो किस फॉर्मेट में है। अक्सर औकात jpg.exe यानी exe फाइल की जो है ये फाइलें सेंड की जाती हैं जो इस किस्म की फाइलों के सर्वर्स हैं। इसके अलावा आपके पास बाय ईमेल कुछ दोस्त जो हैं वो फाइलें सेंड करते हैं। बात का कोई अननोन फाइल जो है वो आपको मिलती है एज गेम कोई से कह दे या कोई तस्वीर के नाम पर कह दे, उसके साथ exe या विदाउट exe भी .jpg के तौर पे भी वो सेंड कर सकते हैं। मुख्तलिफ अब जो वर्जन आ रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, उनके अंदर ये फैसिलिटी भी हासिल है कि आप exe की जो एक्सटेंशन है वो ख़त्म कर देते हैं। अब एक फ़ाइल आप किसी दोस्त से या किसी अननोन पर्सन से डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, वो आपको कहते हैं जी ये मेरी तस्वीर, अब देखिए आप तस्वीर को डाउनलोड करते हैं। उससे पहली बात तो ये देखिए कि अगर वो सिर्फ jpg है, jpg.exe है, फिर तो एक्सेप्ट कीजिए ही नहीं, क्योंकि ये तो फाइल एग्जीक्यूटेबल है और एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो ज़ाहिर है आपके कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करेगी। लेकिन अगर वो .jpg भी है तो अब यहाँ पर ये देखिए कि उसका साइज़ कितना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ पे अगर मौजूद है तो डैट मीन कि इसके अंदर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर जो है वो मौजूद है जो कि आप के साथ जो बात करने वाला जो बंदा है वो आपको हैक करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर आपकी तरफ ट्रांसफ़र कर रहा है जो कि काफ़ी बड़ा है। काफ़ी बड़े से मुराद ये है कि वो आपकी एक तस्वीर जो है जो आपके साथ चल रही है उसके अलावा अपने साथ एक सॉफ्टवेयर जो है वो अटैच करके आपकी तरफ ट्रांसफ़र कर रहा है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आपको ईमेल के जरिए भी इसी तरीके से एक हैवी फाइल मिलती है जिसके साथ .exe तो साफ लिखा है, लेकिन सेंड करने वाले ने ये भेजा जी कि दैट इज़ अ गेम या दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर फॉर समथिंग। अब यहाँ पर एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे आप एक फाइल को रन करते हैं होता कुछ भी नहीं है exe फाइल में और वो फाइल ख़त्म हो गई, आप समझते हैं जी कुछ भी नहीं हुआ, फाइल को डिलीट कर दिया। लेकिन जब आपने एक दफ़ा उसको रन किया था डाउनलोड करने के बाद, तब वो जो सर्वर था वो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो चुका है। सबसे पहले तो ये कि एक सर्वर। नंबर दो, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि आप कोई दोस्त जो है अगर वो आपको तंग करने के लिए आपका सिस्टम हैक करना चाहता है, वो आपके सिस्टम पे बैठे हैं तो किसी फ्लॉपी से, किसी USB से, किसी CD से वो क्लाइंट जो है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देते हैं, सर्वर जो है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देते हैं। अब जब वो आपके सिस्टम से कनेक्ट होना चाहते हैं तो उन्हें अपने सिस्टम पर क्लाइंट फाइल जो है वो रन करनी है। क्लाइंट फाइल रन करने के बाद वो आपके सर्वर के साथ कनेक्ट होगा आपके IP एड्रेस से। अगर आप नेटवर्क पे हैं, अगर आप इंटरनेट पे हैं, तब भी एक IP एड्रेस जो है वो ट्रांसफ़र होगा और वो IP एड्रेस के बाद जैसे आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, दोनों ऑनलाइन हैं, एक ही सर्वर पर मौजूद हैं, तो उसके बाद एक ही सर्वर पे अगर आप नेटवर्क पे हैं, अगर आप नेटवर्किंग में आपस में जुड़ जाते हैं या इंटरनेट पर हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं, तो उसके बाद वो ना सिर्फ कि आपके सिस्टम पर होल्ड कर सकता है बल्कि आपके मुख्तलिफ हिस्सों को, मसलन आपके इनपुट के कीबोर्ड और माउस वगैरह को काम करना बंद करवा सकता है। आप काम कर रहे हैं CD से, आप विजुअल वगैरह को देख रहे हैं, CD से काम कर रहे हैं, वो आपके CD-ROM को अपने कंप्यूटर से बैठ के ऑन कर सकता है, ऑफ कर सकता है, CD जो है वो इंजेक्ट कर सकता है। इसके अलावा आपकी स्क्रीन जो है मुकम्मल तौर पे वो उसको हैक कर लेता है, आपकी फाइल्स, आपके फोल्डर्स, हत्ता कि आप की स्ट्रोक पे जो काम कर रहे हैं, जब आप काम करते हैं तो आप कीबोर्ड जब इस्तेमाल करते हैं तो उसकी तमाम की स्ट्रोक्स जो हैं वो एक फाइल की सूरत में उसके पास जा रही हैं। इस तरीके से पूरा कंप्यूटर जो आपका वो होल्ड कर लेता है और इस तरीके से होल्ड करने के बाद आपका कंप्यूटर जो टोटली हैक्ड हो चुका है और आप जो सभी ईमेल वहाँ पर यूज़ करेंगे, जो सभी वेबसाइट यूज़ करेंगे, तो ज़ाहिर उनके पासवर्ड्स वगैरह जो है वो ऑटोमेटिकली उस बंदे के पास पहुँचेंगे। तो ट्रोजन्स वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपके सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम के साथ अटैच करते हैं। अब इनका इस्तेमाल जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से हो सकता है। पॉजिटिव तरीके से तो इस तरीके से हो सकता है कि एक लैब वगैरह के अंदर आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं तो आप सर्वर से बाकी तमाम सिस्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस उनको चेक कर सकते हैं उस्ताद इस तरीके से और मुख्तलिफ कंपनीज़ के अंदर। लेकिन इनका नेगेटिव इस्तेमाल ज़्यादा है। दोस्त ख़ास तौर पे एक दूसरे को ज़रा अपने प्रेशर में रखने के लिए या अपनी तलीमी काबिलियत जो है कंप्यूटर की फील्ड में वो बढ़ोतरी दिखाने के लिए ये काम इस्तेमाल करते हैं। तो ज़रा इन चीज़ों से वो यूज़र जो नए हैं वो ख़ास तौर पे और जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि दूसरों पे अपना रोब इस तरीके से जमाने के बजाय अगर पॉजिटिव फेस में
रोप दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं कि जो नया बंदा है वो शायद परेशान हो जाए कि मेरा सिस्टम जो है वो ख़राब हो गया, ये सी डी रैम ऑटोमेटिकली मूव कर रही है, जी सी डी बार बार होती है इजेक्ट हो जाती है, या मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा। हालांकि आपने वो उस क्लाइंट से उसका कीबोर्ड जो है वो हेल्ड कर दिया या माउस जो है उसको स्टॉप कर दिया, लेकिन वो देखने वाला जो उस सिस्टम पे काम कर रहा है वो बेचारा इन चीज़ों से नावाकिफ़ है, तो उसके लिए मसला बनेगा। नाज़रीन, अभी जैसा कि आपने देखा कि हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो हाज़िर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, अभी जैसा कि आप देख रहे थे कि हम मुख्तलिफ प्रोसीजर्स को तय करते हुए इनपुट आउटपुट से, उसके बाद ट्रोजन्स पे हमने बात की। ट्रोजन सॉफ्टवेयर के मतलब एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगा उन साथियों को जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इनको यूज़ करते हैं दूसरों पर रोप के लिए, तो उनको मैं ये कहूँगा कि आप प्लीज़ इसका इस्तेमाल सिर्फ इस हद तक करें कि आप किसी की सिर्फ जो विजुअल्स हैं उन तक, किसी के पर्सनल डाटा तक रसाई ना ही हासिल करें, कि मे बी कि वहाँ पर कोई उनका पर्सनल डाटा है जो कि, लिहाजा आप एक्सपर्ट्स ख़ास तौर पे इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। हमारे ये दूसरे दोस्त नहीं हैं, सिस्टर हैं, इन्होंने एक मैसेज में हमें कहा था कि इंग्लिश लर्निंग के मतलब जो कोई साइट बताइए। इंटरनेट के ऊपर जब आप सर्च पे बैठेंगे तो बहुत सी साइट्स आपको ऐसी मिलेंगी जहाँ पर आप डिफरेंट किस्म के कोर्सेज जो है कर सकते हैं, इंग्लिश के मुतल्लिका भी और दूसरे कोर्सेज भी। इंग्लिश के मुतल्लिक एक स्पेशली सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के मुतल्लिक एक साइट है, आप इसको ज़रूर विज़िट कीजिए, englishlearner.com, ENGLISHLEARNER, englishlearner.com। यहाँ पर आप ना सिर्फ इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी और डिफरेंट किस्म के इंग्लिश के जो असूल हैं वो सीखेंगे, बल्कि इसके अलावा इंग्लिश टेस्ट जो है वो भी अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर दो किस्म की फैसिलिटीज़ हैं, एक सीखने की, दूसरी टेस्ट की। यही फैसिलिटीज़ वो बाय मेल भी फ्राहम करते हैं कि आप ईमेल के थ्रू लेक्चर्स जो हैं उनसे मंगवा सकते हैं और टेस्ट भी ईमेल के थ्रू वो आपको सेंड कर देंगे। ऑनलाइन भी लेक्चर्स मौजूद हैं, थ्रू ईमेल हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है, थ्रू ईमेल टेस्ट को हासिल कर सकते हैं। एक सादा सा इंटरफेस वेबसाइट का, सादी सी वेबसाइट की जो मेन्यू है वहाँ पर आप डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं उनके ज़रिए से वेबसाइट को ब्राउज़ करें, वहाँ से आप लेक्चर्स हासिल करें या रजिस्ट्रेशन के बाद वहाँ पर अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे मुस्तफ़ीद हों। इंग्लिश सीखना, इंग्लिश की ग्रामर, इंग्लिश की वोकैबुलरी और इसके टेस्ट, तमाम चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। और इसके अलावा वो सबक जो है आपको ऑनलाइन के अलावा ईमेल के थ्रू भी अवेलेबल है। तो www.englishlearner.com उन दोस्तों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और दोस्त हैं, उन्होंने मुझे जो क्वेश्चन किया है उसके अंदर वो पूछते हैं, उनका कहना ये है कि मेरी बहुत सी फाइलें मैंने एक सीडी पर राइट की थी और सीडी पर बहुत सी फाइलें राइट करने के बाद मैं उसे कहीं रख के भूल गया था। अब जब वो मुझे सीडी मिली है तो उसके ऊपर से जब मैं फाइलें रीड करता हूँ तो कुछ फाइलें ऐसी हैं जो ख़राब हो चुकी हैं, जिनको बैड फाइल्स के तौर पर शो करता है और वो फाइलें मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या मेथड है कि मैं उन फाइल्स को ईजीली हासिल कर सकूँ? मेरे दोस्त, पहली बात तो ये है कि आप उस सीडी को आमतौर पे जैसे आप मार्केट में देखते हैं सीडीज़ को पॉलिशिंग के ज़रिए से चेक कर लीजिए। उसके अलावा एक सॉफ्टवेयर मैं आपको बता देता हूँ, नेट से इजीली आपको अवेलेबल होगा, खासतौर पे डाउनलोडिंग साइट्स के ऊपर। तो इसके ऊपर आप ना सिर्फ सीडी से बल्कि फ्लॉपी, आपकी हार्ड डिस्क पर भी अगर कुछ फाइलें किसी वायरस की वजह से या किसी और वजह से वो करप्ट हो जाती हैं और उनमें अगर रिकवरी की कुछ चांसेस हों तो ये सॉफ्टवेयर उस तमाम मेथड को जो है कवर करते हुए आपकी फ़ाइल को रिकवर करने की कोशिश करता है। सॉफ्टवेयर का नाम है बैड कॉपी प्रो। बैड कॉपी प्रो, ये सॉफ्टवेयर 6 पॉइंट समथिंग MB का है
और इसका इंटरफेस भी बहुत सादा है और बड़े इजी तरीके के साथ आप इसके अंदर फाइल को लोड करके अपनी फाइल का पाथ देके उसके बाद उसको आप इसके प्रोसेस के अंदर छोड़ते हैं। और अगर ये रिकवर कर सकता है, अगर डैमेजिंग जो है वो इस लेवल की है कि उसको रिकवर कर सकता है, तो ये ज़रूर, क्योंकि फाइल जो है असल में तो बाइनरी कोड्स ही हैं जो कंप्यूटर के अंदर हैं। जब तक वो आउटपुट में नहीं आती तब तक तो वो बाइनरी कोड्स के अंदर सिस्टम में मौजूद है। तो उन बाइनरी कोड्स की ये तरतीब को और उसके लेवल्स को चेक करते हुए ये सॉफ्टवेयर काम करता है। इसी तरीके के बहुत से सॉफ्टवेयर जो हैं वो आपको नेट पर मिल सकते हैं करप्ट फाइल को ठीक करने के लिए। शर्त है आपका पॉजिटिव माइंडेड होके वेबसाइट्स को देखना, सॉफ्टवेयर को सर्च करना। जैसा कि मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि इंटरनेट की दुनिया जो है ये एक वसी समंदर है जहाँ पर आप बहुत सी चीज़ें हासिल कर सकते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हासिल कर सकते हैं जिनके मतलब आप सिर्फ सोचते हैं। ताकि सिर्फ सोचना जो है वो सोच के ऊपर कोई कैद नहीं है, लेकिन जब आप नेट के ऊपर सफरिंग करते हैं या नेट के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो उस वक्त आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आप अपनी सोच में उसको सोच रहे होते हैं कि काश ये काम हो सकता हो, मैं सिस्टम पे ऐसे कर सकता हूँ। लेकिन जैसा कि आप सोच रहे हैं वैसा कोई और भी सोचता है और मे बी वो प्रोग्रामर हो तो वो उस प्रोग्राम को तैयार कर लेता है। एक छोटे से बच्चे ने मुझे एक दफ़ा रास्ते में चलते हुए मुझे कहा जी आप टीवी पे आते हैं, वो कंप्यूटर में तो उन्होंने मुझे पूछा था कि क्या हम अपने कीबोर्ड से म्यूज़िक जो है वो ऑन कर सकते हैं, कीबोर्ड से म्यूज़िक चला सकते हैं। तो एक बच्चा जो है वो ये चीज़ सोच रहा है कि कीबोर्ड्स, तो अब ऐसे सॉफ्टवेयर जो हैं वो काफ़ी आपको अवेलेबल हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो किट पैकेज है उसके अंदर, और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं वो कीबोर्ड जो है वो उनको एज पियानो यूज़ करवा रहे हैं। तो ये आपकी सोच है, आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हुए जब नेट पे सर्च करने के लिए बैठेंगे तो उम्मीद है कि अगर 100% नहीं तो 80% 90% आप अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं, बशर्ते कि आप पॉजिटिव माइंडेड होकर बैठें। नेट जो है ये एक बहुत वसी समंदर है, इसके अंदर सर्च इंजन्स जो हैं ये आपके मददगार हैं आपको डिफरेंट साइट्स और डिफरेंट सॉफ्टवेयर की तरफ ले जाने के लिए। बहुत से एक्सपर्ट्स बैठे हैं अपनी मुख्तलिफ साइट्स और फोरम्स तैयार करके बैठे हुए हैं सिर्फ इसी एक नज़रिए के तहत, इसी एक एम के तहत कि पॉजिटिव माइंडेड लोगों की हेल्प करनी है या उनसे मिल के आगे चलना है। तो ज़रूरत जो है नेट यूज़ करने वाले मेरे वो साथी जो पॉजिटिव माइंडेड है उनके लिए सिर्फ ये चीज़ है कि आप नेट पे अपने दिमाग में जो चीज़ है उसको फॉरवर्ड करें, उसको उस चैनल के ऊपर प्रमोट करें जी मैं ये चाहता हूँ या मेरे पास ये चीज़ है। इल्म बांटने से ही बढ़ेगा, पहली बात। नंबर 2, आपको जो चीज़ चाहिए वो नेट पर अवेलेबल है तो उसको सर्च करना पड़ेगा। जैसे ये एक सॉफ्टवेयर बैड कॉपी प्रो मैंने आपको बताया, आप इसी सॉफ्टवेयर को सर्च करने के लिए गूगल को, मामा को, याहू को, अल्टा विस्टा को, किसी सर्च इंजन को यूज़ करते हैं, मे भी आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए और बहुत से दूसरे सॉफ्टवेयर जो हैं वो उन्हें आप हासिल कर लें। और इन सॉफ्टवेयर के साथ आप, अब दूसरा मसला ये होता है कि सॉफ्टवेयर हमें मिल गया, हमें चलाना नहीं आता। तो नाज़रीन जो ख़ास एसेसरीज़ या यूटिलिटीज़ तैयार की जाती हैं उनका काम करने का तरीका बहुत आसान होता है। यहाँ पर भी सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि उसको थोड़ा सा टाइम दिया जाए, उसके साथ मैनुअल फाइल जिसे आप हेल्प फाइल कहते हैं उसको ज़रा स्टडी किया जाए। जो तो एक्सपर्ट्स हैं या पुराने काम करने वाले हैं वो तो बहुत जल्द उसको थोड़ी देर में ही उसकी एग्जांपल्स वगैरह को देख के काम शुरू कर देते हैं और वो काम करते करते ही उसके ऊपर एक्सपर्ट हो जाते हैं। जो बिगनर्स हैं कंप्यूटर्स में वो भी अगर उसकी मैनुअल फाइल यानी हेल्प फाइल की स्टडी करें तो बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी ट्रेनिंग मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजों में नहीं करवाई जाती, आप उन सॉफ्टवेयर्स को भी हैंडल कर सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उनके मैनुअल्स की स्टडी करें। उनकी जो हेल्प फाइल्स हैं उनके ऊपर जब आप स्टडी करते हैं तो जो प्रोग्रामर है वो आपको डिफरेंट किस्म के टिप्स वहाँ पे बता रहा है, मुख्तलिफ काम उसके करते हुए दिखा रहा है। जो छोटे सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर ये तमाम चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं, बशर्ते कि आप उसे पढ़ें, उसके ऊपर थोड़ा काम करें। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है जो चीज़ सोच रहे हैं वो 100% मिले, लेकिन इतना ज़रूर है कि उससे रिलेटेड या उससे मिलती जुलती ज़रूर चीज़ कोई ना कोई आपको मिल जाएगी। क्रिएटिव माइंडेड लोग बहुत से बैठे हैं जो ये काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो आपके आइडियाज़ पे में भी आपसे डिस्कस करने के बाद वो काम करें। इसलिए बिल्कुल अपने आप को एक
कूजे के अंदर जो हम करते हैं कि अपने आप को महदूद कर देते हैं कि नहीं ये काम नहीं हो सकता, बस ठीक है छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं है। नेट एक बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा एक मीडियम है जहाँ पर आप मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप कुछ चीज़ तलाश करने की, जस्तजू करने की अपने अंदर लगन रखते हो तो फिर ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये सॉफ्टवेयर ज़ाहिर है जिसने तैयार किया था बैड कॉपी प्रो, और वो किसी न किसी बेस के ऊपर उसने काम किया। ज़ाहिर है जब एक इतना बड़ा काम किया जाता है एक सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए, जब वो सोचता है तो उस पर डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ जो हैं वो एक बंदा नहीं बल्कि मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं वो डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, फिर कहीं जाकर एक सॉफ्टवेयर जो है तैयार होता है। तो बहुत से लोग जो हैं ये आइडियाज़ नेट से ही हासिल करते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो डिस्कशन ग्रुप्स के अंदर काम करते हैं। तो इस तरीके से मुख्तलिफ जो दोस्त हैं वो मिलकर ये काम सर अंजाम देते हैं। नाज़रीन, हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अली अब्बास हैं। अली अब्बास साहब जो हैं ये कहते हैं कि मेरे पास मुख्तलिफ 2-3 किस्म के सिस्टम्स हैं, मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं जिनकी बायोस जो है वो डिफरेंट हैं, और बायोस के अंदर मुख्तलिफ मसले जब आते हैं तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि डेल IBM वगैरह के अलग-अलग से मसले। तो इनके मतलब कोई वेबसाइट ऐसी बता दीजिए कि जहाँ से मैं इनकी डिटेल स्टडी कर सकूँ। अली अब्बास भाई, बात ये कि इतना डीपली तो मेरा ख्याल है बहुत कम लोग ही जो हैं वो स्टडी करते हैं, लेकिन खुशी है कि आप इस मसले पर या इस स्टडी के ऊपर गौर कर रहे हैं। तो वेबसाइट है, आप इसको विज़िट कीजिए wimsbios.com, www.wimsbios.com, WIMSBIOS, wimsbios.com। इस वेबसाइट के ऊपर आपको डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं इनकी बायोस के मतलब और इनकी मुख्तलिफ किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके मतलब, उनकी लैंग्वेज चेंज के मतलब, डिफरेंट किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके हल और उनके मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। और इस वेबसाइट के ऊपर दूसरी वेबसाइट्स के भी लिंक्स मौजूद हैं जहाँ से आप डिफरेंट किस्म की मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो ये वो एक मीडियम होगा जिस मीडियम की बेस के ऊपर आप आगे जो है चलते हुए एक काम सर अंजाम देंगे। यानी आप एक पॉइंट पर पहुंच के बायोस की स्टडी करें तो मे बी डिफरेंट और जो वहाँ पर साइट्स जो कि अप टू डेट होती रहती हैं वहाँ से आपको मुख्तलिफ चीज़ें जो मिलेंगी। एक दोस्त कहते हैं कि मैं एक बड़ी फ़ाइल जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा याहू अकाउंट मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं इतनी बड़ी फ़ाइल सेलेक्ट करके अपने दोस्त को सेंड कर सकूँ। बिल्कुल जी, ये भी एक प्रॉब्लम है कि आप एक लिमिटेड जो साइज़ है उससे बड़ी फ़ाइल जो है वो आप आगे सेंड नहीं कर सकते, अटैच नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं आपको जो आपने प्रॉब्लम दी है इसका हल मैं आपको कुछ इस तरीके से देता हूँ कि एक वेबसाइट है www.usendit.com, YOUSENDIT.com, usendit.com। इस वेबसाइट के थ्रू आप 1 GB तक की फ़ाइल जो है वो सेंड कर सकते हैं, और हमारी टीम ने इसके थ्रू 500 MB तक की फ़ाइल सेंड करके देखी है कि ये काम करती है। तो आपने जैसे कहा कि आप 120 MB की फ़ाइल सेंड करना चाहते हैं, तो 120 MB ज़ाहिर है 500 MB से छोटी है, तो इंशाल्लाह आपकी वो फ़ाइल तो इसके थ्रू चली जाएगी। जब आप इस साइट पर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। अपना ईमेल एड्रेस, दोस्त का ईमेल एड्रेस जिसको सेंड करना चाहते हैं, फिर फाइल ब्राउज़ करके तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए जैसे आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो वो स्टेप्स ज़ाहिर आपको गाइडलाइन वहाँ पे मिल जाएगी। इस वेबसाइट से आप वेबसाइट के ओनर या ग्रुप टीम की तरफ से तो अनाउंसमेंट है 1 GB तक की फ़ाइल जो है वो सेंड की जा सकती है, और हमारे मुशाहिदे और हमारे तजर्बे के मुताबिक 500 MB तो जा रही है। तो 500 MB तक का डाटा हम इसे सेंड करके देख चुके हैं, लिहाजा आप अपनी फ़ाइल जो है ईजीली इसके ज़रिए से सेंड कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मुख्तलिफ मसाइल, मुख्तलिफ हल जो हैं वो हम आपको बताते रहते हैं, बशर्ते कि आप हमसे कांटेक्ट करें। और रही बात इस लेवल की कि यहाँ पर एक्सपर्ट लेवल बैठते हैं या यहाँ पर बिगनर्स लेवल बैठते हैं, मेरे एक दोस्त ने ये भी SMS पे पूछा था, जी आप किस लेवल में हैं? तो मेरे भाई, ना मैं एक्सपर्ट लेवल में हूँ, ना मैं तो किसी ऐसे लेवल में हूँ कि जो सिखा सके, बल्कि मैं तो खुद एक स्टूडेंट लेवल पे हूँ। लेकिन मजबूरी ये है कि हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो शायद इस लेवल पे काम नहीं करना चाहते, या वो इस तरीके से जिस सोच के तहत हम काम कर रहे हैं शायद वो इस सोच के तहत काम नहीं करना चाहते। तो फिर मजबूरन हम जैसे जो हैं उनको ही आगे बढ़ना है। और
सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, बहुत से हमारे साथी हमें एक्सपर्ट्स समझते हैं जबकि हम हैं नहीं। हम तो खुद एक स्टूडेंट हैं, एक ग्रुप जो हमारा काम कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं जो ये मिलके काम कर रहे हैं। और STV की टीम ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और हमारी वेलकम टू IT की टीम जो है इस अपॉर्चुनिटी को गेन करते हुए ये सारा प्रोसीजर आगे चला रही है। तो हम ये चाहेंगे कि आप हमारे साथ ताउन रखें, आप अपने मसाइल के ज़रिए से, या अगर आप किसी अच्छी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, आप समझते हैं कि दूसरे स्टूडेंट्स या दूसरे लोगों के लिए वेबसाइट अच्छी है, तो आप वो हमें फॉरवर्ड कीजिए। अगर आप किसी ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं कि जो आप समझते हैं कि दीगर लोग जो उन्हें इस सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहिए, उनके लिए किसी मुश्किल सॉफ्टवेयर या बड़े सॉफ्टवेयर की निस्बत ये छोटा सॉफ्टवेयर वो सारे काम कर रहा है, तो आप भी हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमें वो सॉफ्टवेयर या वो वेबसाइट जो है फॉरवर्ड कीजिए, हमें हमारे साथ उनको शेयर कीजिए, कि इसी तरीके से एक दूसरे के साथ शेयर करने से इल्म बढ़ेगा। मैं इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपकी तरफ से मिली हुई बहुत सी टिप्स के साथ दीगर साथियों को हम वो टिप्स शेयर करेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे जैसे के स्पॉन्सर्स जिनके मुतालिक मैंने बताया, मियाँ कैसे साहब हैं या मियाँ सर इख्तिशाम साहब हैं, इन लोगों का भी जो सोचने का मयार है या अंदाज़ है वो कुछ हमारे जैसा है कि लोगों तक इंफॉर्मेशन या टेक्निक्स जो है वो पहुँचाई जाए। तो मैं बाकी लोगों से भी ये अपील करूँगा कि आप कम से कम जो आपके पास मेथड्स हैं वो हमें शेयर करें ताकि हम वो दूसरे लोगों के साथ उनको शेयर कर सकें। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। इन अल्फाज के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।